हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले क्रेब्स साइकिल के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल जो है बेटा, ये पायरुविक एसिड का एक एरोबिक फेट है। मतलब क्रेब्स साइकिल अगर होगा तो ढेर सारे NADH और FADH बनेंगे और इन NADH और FADH का ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा करके ऑक्सीडेशन होगा और वहां पे क्या यूज होता है, ऑक्सीजन यूज होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि क्रेब्स साइकिल के पहले दूसरे नाम क्या है। व्हाट आर अदर नेम्स, व्हाट आर अदर नेम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। इसको हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसमें जो पहला प्रोडक्ट होता है बेटा, फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलेट ग्रुप होते हैं, जिसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, ये पाथवे डिस्कवर की थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हैंसेस क्रेब। ठीक है ना, तो उन्हीं के नाम पे पड़ गया क्रेब साइकिल। अदरवाइज केमिकली इट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल, CAC, इसको शॉर्ट में CAC बोलोगे, सिट्रिक एसिड साइकिल, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को शॉर्ट में TCA बोलेंगे। ठीक है, तो इसको TCA भी बोलते हैं, CAC भी बोलते हैं और क्रेब साइकिल भी बोलते हैं मोर कॉमनली। क्रेब साइकिल जो है ये एक तरह का एरोबिक रेस्पिरेशन है बेटा। एक ऐसी पाथवे है, एरोबिक पाथवे है, एरोबिक पाथवे है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज से जो CO2 बनती है वो पूरा CO2 के फॉर्म में बनती है। मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट से लैक्टेट या इथेनॉल बन रहा था तो वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन था। यहाँ पे ग्लूकोज से पूरी CO2 बन जाएगी तो ये ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। जब क्रेब साइकिल होता है तो ये एरोबिक पाथवे है, इसका मतलब ये कैसा ऑक्सीडेशन है बेटा, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब ग्लूकोज से CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज से CO2 बन जाएगा, इसको बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अभी हम लोग जरा याद करते हैं कि क्या होता है जब ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, और फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक फेट में क्या अलग होगा। तो उसके लिए मैंने एक ऐसा छोटा सा सिंपल सा इलस्ट्रेशन बनाया है। वो ये है कि ये लेफ्ट साइड में साइटोप्लाज्म है, मतलब ये डॉटेड लाइन के बाहर मान लो साइटोप्लाज्म है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। ऑब्वियसली बेटा दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन एज्यूम करो ये दोनों मेम्ब्रेन को मिला के डॉटेड लाइन शो किया है। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है और ये साइटोप्लाज्म है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का एनवेलप है। माइटोकॉन्ड्रियल एनवेलप को डॉटेड लाइन से शो किया है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है बेटा? ग्लाइकोलिसिस होता है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं और इस प्रोसेस में याद करो ATP बनता, NADH बनता। ठीक है, नाउ ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हुआ और ग्लाइकोलिसिस का जो एक बाई प्रोडक्ट है वो क्या है? ग्लाइकोलिसिस का एक जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है? पायरुवेट। अभी पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर होना है तो पायरुवेट को कहां आना पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आना पड़ेगा। पायरुवेट मस्ट एंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अगर ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट जो बन रहा है अगर वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएगा तभी उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। बेटा सबसे पहले क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो है ये CO2 छोड़ता है। क्या छोड़ता है? CO2 छोड़ता है। और पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है। अगर ये CO2 छोड़ देगा एक कार्बन की, CO2 में कितने कार्बन? एक कार्बन। पायरुवेट में कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो 2 कार्बन का ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एसिटिल। क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटिल। अब ये जो एसिटिल ग्रुप है ये कंबाइन हो जाता है एक एसिटिल ग्रुप कैरियर से जिसको बोलते हैं कोएंजाइम A, और कोएंजाइम A एसिटिल ग्रुप से मिलकर बना देता है एसिटिल कोएंजाइम A। ठीक है, तो याद करो पायरुवेट 3 कार्बन का है और एसिटिल ग्रुप 2 कार्बन का है, क्योंकि पायरुवेट से एक CO2 निकल गई। ठीक है, सो 3 कार्बन के पायरुवेट से एक CO2 निकल गई तो एसिटिल ग्रुप बचा। एसिटिल ग्रुप ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में इज 2 कार्बन। ठीक है, एनीवेज
अब ये एसिटिल कोएंजाइम में क्या स्टार्ट करता है, कौन सा साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है और इसमें ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, CO2 में। इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में। तो अगर आप नोटिस करो तो पाइरुवेट में 3 कार्बन थे, एक CO2 तो यही निकल गई एसिटिल कोएंजाइम में बनने में, और 2 CO2 और कहां निकल गई, क्रेब्स साइकिल के प्रॉपर स्टेप्स में निकल गई। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल में 2 CO2 निकल गई और एक CO2, ये मिला के 3 कार्बन हो गए ना, तो पाइरुवेट का क्या हो गया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। नोटिस करो एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बन रहा है, मतलब ये वाला स्टेप भी, पाइरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन भी, ये भी 2 बार होगा और यहां पे 2 CO2 निकलेगी, और ये जो क्रेब्स साइकिल प्रॉपर है ये भी 2 बार होगा और यहां पे 4 CO2 निकलेगी। तो एक ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन है, 2 कार्बन पाइरुवेट के डीकार्बोक्सिलेशन में निकल जाएंगे और 4 कार्बन क्रेब्स साइकिल में निकलेंगे। इस तरह से एक ग्लूकोज से 6 CO2 बनेंगे। कितने CO2 बनेंगे, 6 CO2। बेटा एक ग्लूकोज से अगर 6 CO2 बन जा रहे हैं तो इसको हम लोग कैसा ऑक्सीडेशन बोलेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन। याद करो लैक्टेट फर्मेंटेशन में CO2 नहीं बन रहा था, वहां पे लैक्टिक एसिड बन जा रहा था, तो वो ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन था। सिमिलरली एथनॉलिक फर्मेंटेशन में 2 CO2 बन रहा था लेकिन 2 एथनॉल बन रहा था, तो एथनॉल अभी फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो एथनॉल जो है वो भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से बन रहा था। लेकिन अभी क्या है कि क्रेब्स साइकिल में एक ग्लूकोज से 6 CO2 बन गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो ग्लाइकोलिसिस के बाद अगर क्रेब्स साइकिल होता है तो इसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में हुआ ग्लाइकोलिसिस, लेकिन आगे देखो क्या हुआ, जब पाइरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम में बनता है तो इसके लिए एक नाम है बेटा, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन। और जब एसिटिल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है इसका नाम है क्रेब्स साइकिल। इस वाले का नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल। अगर आप नोटिस करो तो लिंक रिएक्शन किसको लिंक कर रहा है, ये क्रेब्स साइकिल को लिंक कर रहा है, किसके साथ, ग्लाइकोलिसिस के साथ। सो ये जो लिंक रिएक्शन है ये लिंक कर रहा है ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ, इसलिए नाम पड़ा लिंक रिएक्शन। ठीक है, लिंक रिएक्शन भी कहां हो रहा है, मैट्रिक्स में, और TCA साइकिल भी कहां हो रहा है, मैट्रिक्स में हो रहा है। लिंक रिएक्शन का एक नाम और है एसिटाइलेशन। बेटा एसिटिल ग्रुप जुड़ रहा है ना, ये एसिटिल ग्रुप 2 कार्बन का जुड़ रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन। किस में जुड़ रहा है, कोएंजाइम में जुड़ रहा है, तो इसको हम लोग एसिटाइलेशन ऑफ कोएंजाइम भी बोलते हैं। एसिटाइलेशन ऑफ कोएंजाइम में बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग पाइरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलेंगे, या सिंपल बोलेंगे लिंक रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग लिंक रिएक्शन देखेंगे क्रेब्स साइकिल में, उसके बाद क्रेब्स साइकिल के डिटेल्ड स्टेप पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं लिंक रिएक्शन। ठीक है, लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन का नाम और क्या हो गया, एसिटाइलेशन ऑफ कोएंजाइम A। ठीक है, नेक्स्ट और क्या नाम हो गया, याद रखो बेटा एसिटाइल कोएंजाइम A जो है ना, ये 21 कार्बन का मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, 21 कार्बन का मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम A। और कोएंजाइम में एक तरह का एसाइल कैरियर है, ये एसाइल ग्रुप को कैरी करता है। ठीक है, अगर मैं कोएंजाइम A का एक फोटो बना दूं तो ऐसा होता है कोएंजाइम A, इसमें एक थायोल होता है इस तरह से SH। ठीक है, और ये कितने कार्बन का होता है, ये होता है 21 कार्बन का। ठीक है, और इसमें एसाइल ग्रुप लग सकता है, कोएंजाइम में अगर एसाइल ग्रुप लगेगा तो ये बन जाएगा RCO। ठीक है, ये मैंने लगा दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप। ठीक है, अगर 2 कार्बन का एसाइल लगेगा तो उसको बोलेंगे एसिटिल कोएंजाइम है, जैसे यहां लग रहा है। अगर 3 कार्बन का लगेगा तो बोलेंगे प्रोपाइनल कोएंजाइम है, 4 कार्बन का लगेगा वैसे ही नाम उनका चेंज होता जाएगा, लेकिन एसाइल ग्रुप लगता है, RCO एसाइल ग्रुप लगता है कोएंजाइम A से। ठीक है, तो कोएंजाइम में 21 कार्बन का है और एसाइल ग्रुप वेरिएबल होता है। ठीक है, चलो इस केस में एसाइल ग्रुप जो होगा वो एसिटिल होगा, मतलब 2 कार्बन का होगा,
तो यहां पे क्या लगेगा, इस केस में यहां पे स्पेशल एसाइल लगेगा, वो कौन सा है, CH3CO, ये वाला। तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिटिल कोएंजाइम है। अगर आप नोटिस करो तो एसिटिल 2 कार्बन का है, ठीक है, और कोएंजाइम में 21 कार्बन का है। इसका मतलब एसिटिल कोएंजाइम में मिला जुला के 23 कार्बन का है, 23 कार्बन का मॉलिक्यूल है एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल ग्रुप इसका 2 कार्बन का है, कोएंजाइम में इसका 21 कार्बन का है। एनीवेज, लिंक रिएक्शन में क्या होता है, एसिटाइलेशन ऑफ कोएंजाइम में, मतलब ये कोएंजाइम में एसिटिल ग्रुप जुड़ता है, ठीक है। लिंक रिएक्शन किसको लिंक करता है, ये लिंक करता है ग्लाइकोलिसिस विथ क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस विथ TCA साइकिल। नेक्स्ट, एसिटाइलेशन ऑफ कोएंजाइम में जो है ये कहां होता है, पहले इसका अगर हम लोग नाम लिख, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा, हाइड्रोजन भी निकलेगी और CO2 भी निकलेगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, इसकी लोकेशन क्या है बेटा, कहां होता है ये, तो ये मैट्रिक्स में होता है। और इसका एंजाइम क्या है, इस रिएक्शन का एंजाइम क्या है, तो वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, PDC या पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले याद करो क्या होगा, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बनेगा, फिर पायरुवेट मैट्रिक्स में आएगा, और मैट्रिक्स में आके ये रिएक्शन हो रहा है जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं, लिंक रिएक्शन या फिर एसिटाइलेशन ऑफ कोएंजाइम में, ठीक है। सो इसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस को लिंक करता है क्रेब्स साइकिल के साथ। इसको एसिटाइलेशन ऑफ कोएंजाइम में बोलते हैं क्योंकि कोएंजाइम में एसिटिल ग्रुप जुड़ता है। ये एसिटिल ग्रुप कहां से आया है बेटा, पायरुविक एसिड से आया है। नेक्स्ट, पायरुविक एसिड CO2 छोड़ता है तो इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट बोलते हैं। लोकेशन मैट्रिक्स है और एंजाइम इसका पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है। अब मैं आपको इसका पिक्चर बना के शो करता हूं, ठीक है। तो मान लो पायरुविक एसिड बना दिया, CH3CO CO माइनस, इसको क्या बोलेंगे, इसको पायरुवेट बोलेंगे बेटा, पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट। ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, ठीक है। नाउ ये पायरुवेट क्या करेगा, CO2 छोड़ेगा, तो छोड़ देते हैं इसकी CO2। देखो ये पायरुवेट क्या कर रहा है बेटा, CO2 छोड़ रहा है, तो ये जो CO2 है यहाँ पे ये निकल जाएगी, तो ये ग्रुप बचेगा ना। देखो ये ग्रुप क्या है, 2 कार्बन का ये जो ग्रुप है इसको आप क्या बोल सकते हो, एसिटिल, और ये क्या है, CO2। अगर पायरुवेट में से CO2 निकल गई तो क्या बचा, एसिटिल बचा। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, CH3CO, ठीक है। ये क्या बचा बेटा, एसिटिल बचा। ये एसिटिल कहां से आया है, ये एसिटिल आया है पायरुवेट के डीकार्बोक्सिलेशन से आया है, पायरुवेट के डीकार्बोक्सिलेशन से आया है। अब जहां कहीं भी एसाइल होता है, ये 2 कार्बन का एसाइल है, इसको एसिटिल बोलते हैं। जहां कहीं भी एसाइल होता है, एसिटिल होता है, प्रोपाइनिल होता है, उसको कैरी करने के लिए कौन आता है, कोएंजाइम है। तो ये देखो आया कोएंजाइम है, ठीक है। और ये कोएंजाइम का हाइड्रोजन निकलेगा, कोएंजाइम का हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो कोएंजाइम का बॉन्ड फ्री होगा बाइंड करने के लिए एसिटाइल से। तो इसके हाइड्रोजन को कौन लेगा, कोएंजाइम के हाइड्रोजन को NAD। तो NAD प्लस जो है ये रिड्यूस होके क्या बना लेगा, NADH/H+। थोड़ा मैं क्लियरली इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये जो NAD प्लस है ये क्या बना लेगा,
NAD प्लस, ये कोएंजाइम ए वाली हाइड्रोजन ले लेगा और क्या बना देगा, NADH प्लस। तो देखो ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन निकली तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और CO2 निकली तो क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन। और बेसिकली पायरुविक एसिड और कोएंजाइम ए के साथ हुआ, ठीक है। और ये कोएंजाइम ए से हाइड्रोजन निकलने के बाद जो ये बचा है ये लग जाएगा एसिटिल के साथ, तो क्या बन जाएगा, एस कोएंजाइम, ठीक है। याद रखो ये कोएंजाइम ए है और ये एसिटिल है। एसिटिल की अगर मैं बात करूं तो एसिटिल जो है ये 2 कार्बन का है और कोएंजाइम ए जो है ये 21 कार्बन का है। तो मिला करके इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एसिटिल कोएंजाइम ए। इस प्रोसेस में पर पायरुवेट एक NADH बनेगा, एक CO2 बनेगी और एक एसिटिल कोएंजाइम में बनेगा और एक कोएंजाइम में यूज होगा, ठीक है। अब याद रखो इसके लिए एंजाइम कौन सा है बेटा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम कौन सा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है इसको PDH भी बोलते हैं और PDC भी बोलते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। एक्चुअली इसमें 3 एंजाइम होते हैं, E1 E2 E3, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज और डाइहाइड्रोलिपोइल रिडक्टेज। बहुत सारे एंजाइम होते हैं लेकिन ये एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है। तो ये बेटा ये सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, इसको सिंप्लीफाई करके शो किया है, ठीक है। इसका एंजाइम कौन सा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये कहां होता है ये रिएक्शन होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। ये होना जरूरी है तभी एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में एंटर कर पाएगा। इसका जो एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसके बहुत सारे कोफैक्टर होते हैं, जैसे कि एक कोफैक्टर होता है मैग्नीशियम, एक कोफैक्टर होता है इसका लिपोमाइड, एक कोफैक्टर होता है इसका FAD, ठीक है, एक कोफैक्टर होता है इसका NAD। तो आप देख रहे हो इसके बहुत सारे कोफैक्टर होते हैं, ठीक है। तो पायरुवेट का पहले तो ऑक्सीडेशन हुआ बेसिकली कोएंजाइम ए का और पायरुवेट का डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, तो ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूसेस एसिटिल कोएंजाइम ए, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं, एसिटिल ग्रुप जुड़ा ना कोएंजाइम में तो इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन ऑफ कोएंजाइम ए रिक्वायर्स एन एंजाइम व्हिच इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, PDH या PDC। ये 3 एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स है और इसके बहुत सारे कोफैक्टर होते हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, FAD, मैग्नीशियम, लिपोमाइड, NADH, these are all cofactors of pyruvate dehydrogenase complex। तो ये स्टेप हो गया एसिटाइलेशन। अब याद रखो कि ये जो पायरुवेट आया है ये किधर से आया है बेटा, ग्लाइकोलिसिस से आया है, ग्लाइकोलिसिस से आया है। लेकिन अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम में है ये किस में जाएगा, ये TCA साइकिल में जाएगा, मतलब क्रेब्स साइकिल में जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूं क्रेब्स साइकिल और शो कर देता है कि क्या होता है क्रेब्स साइकिल में, तो क्रेब्स साइकिल का फ्यूल क्या है बेटा, कौन सी चीज है जो क्रेब्स साइकिल को चलाएगी, वो है एसिटिल कोएंजाइम में। जो लिंक रिएक्शन में बना वो क्रेब्स साइकिल को चलाएगा मेनली। क्रेब्स साइकिल का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, NAD और NADH रिड्यूस्ड फॉर्म में और FADH2, और क्या होता है बेटा, GTP होता है जो कपलिंग रिएक्शन से ATP बनाता है, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल का और क्या इंपॉर्टेंस है, क्रेब्स साइकिल से CO2 निकलती, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो क्रेब्स साइकिल का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, क्रेब्स साइकिल का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, CO2। कितनी CO2, 2 CO2 पर एसिटिल कोएंजाइम। ऑब्वियसली एसिटिल ग्रुप 2 कार्बन का है तो ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा तो कितनी CO2 निकलेगी, 2 CO2 निकलेगी। नेक्स्ट इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी भी लोकेशन क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन अभी देखेंगे कि एक स्टेप होता है इसका जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है,
बाकी सारे स्टेप क्रेब्स साइकिल के कहाँ होते हैं? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, वो भी समझाऊंगा मैं। नेक्स्ट, क्रेब्स साइकिल का फ्यूल एसिटिल कोएंजाइम है। क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट NADH FADH टू GTP। देखेंगे कि एक राउंड में 3 NADH बनता है, एक FADH बनता है और एक ATP बनता है। बाई प्रोडक्ट CO2, एक राउंड में 2 CO2 बनती है। और लोकेशन क्या है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझते हैं सिंप्लीफाइड मॉडल को क्रेब्स साइकिल के। तो याद रखो कि ग्लूकोज से क्या बना बेटा? ग्लूकोज से क्या बना? पायरुवेट। पायरुवेट से क्या बना? एसिटिल कोएंजाइम ए। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए एंटर करेगा किसमें? क्रेब्स साइकिल में। सबसे पहले एसिटिल कोएंजाइम ए का स्वागत करेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसीटेट। बेटा ये 4 कार्बन का एसिड होता है। और याद करो कि एसिटिल कोएंजाइम ए का एसिटिल ग्रुप 2 कार्बन का होता है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता कि ये एक तरह का कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता कि एसिटिल कोएंजाइम ए का एसिटिल ग्रुप जुड़ जाता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। ऑक्सैलो एसीटेट को शॉर्ट में OAA भी बोलते हैं। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का एसिड है, कीटो एसिड है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब इसके साथ एसिटिल ग्रुप ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में जुड़ जाता है और यहां पे क्या बन जाता है? सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट। तो एसिटिल ग्रुप 2 कार्बन का है, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन का है, तो सिट्रेट कितने कार्बन का होगा बेटा? 6 कार्बन का होगा, क्योंकि पहला प्रोडक्ट सिट्रेट बना, इसीलिए पाथवे को सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते, ठीक है। इसीलिए पाथवे को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते, क्योंकि सिट्रेट में 3 कार्बोक्सिलेट ग्रुप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आप नोटिस करो कि ये 21 कार्बन का जो कोएंजाइम ए वाला ग्रुप है ये फ्री हो जाएगा। तो यहां पे कोएंजाइम ए क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। कोएंजाइम ए एसएच रिलीज हो जाता है। ये जो एंजाइम है पहले स्टेप का, ये एनसीईआरटी में दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पहले स्टेप का जो एंजाइम है वो कौन सा होता है बेटा? सिट्रेट सिंथेज। कौन सा एंजाइम है? सिट्रेट सिंथेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिट्रेट सिंथेज। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ क्या होता है? कंडेंसेशन। तो एसिटिल ग्रुप 4 कार्बन के ऑक्सैलो एसीटेट के साथ लग करके 6 कार्बन का सिट्रेट बनाता है और ये जो कोएंजाइम ए है जो एसिटिल ग्रुप को लेके आया था वो फ्री हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? हम लोग इसको बोल सकते हैं एसिटाइलेशन, ठीक है, ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड टू प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड, या फिर कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड टू फॉर्म सिट्रिक एसिड, देयरबाय रिलीजिंग कोएंजाइम। कोएंजाइम में क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। तो ये जो पहला वाला स्टेप है ये एनसीईआरटी के लैंग्वेज में ये कंडेंसेशन है। क्या है बेटा? कंडेंसेशन, ठीक है। पहला स्टेप कौन सा स्टेप है? कंडेंसेशन का स्टेप है, ठीक है, कंडेंसेशन। इसको क्या बोल सकते हैं? स्टेप नंबर 1। इसका एंजाइम कौन सा? इसका स्टेप का एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज। बेटा यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शो कर दे रहा हूं कि एक वाटर मॉलिक्यूल भी इसमें रिएक्शन में कंज्यूम होता है, H2O, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि सिट्रेट जो है वो आइसोमेराइज होगा और बनाएगा आइसोसिट्रेट। तो सिट्रेट का ही पोजिशनल आइसोमर होता है आइसोसिट्रेट। तो ये जो सेकेंड है ये वाला स्टेप क्या हो गया? आइसोमेराइजेशन। तो सेकेंड नंबर वाला स्टेप क्या हो गया? आइसोमेराइजेशन। इसमें कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना कि जो सिट्रिक एसिड है उसी का आइसोमर है आइसोसिट्रिक एसिड। यहाँ पे 3 प्राइम OH होता है, यहाँ पे 2 प्राइम OH होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चरली इसको समझेंगे, लेकिन एनीवे सिट्रिक एसिड से आइसोमराइजेशन होकर क्या बनता है? आइसोसिट्रिक एसिड। नेक्स्ट, आइसोसिट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है बेटा, क्योंकि आइसोसिट्रिक एसिड CO2 छोड़ता है। देखो CO2 1 कार्बन की है और आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का है। अगर 6 - 1 होगा तो 5 कार्बन बचेंगे। 5 कार्बन का एक कीटो एसिड बनता है जिसको बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड। अल्फा कीटो
ग्लूटैरिक एसिड या फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। ये अकेला 5 कार्बन का इंटरमीडिएट है क्रेब्स साइकिल का। बार बार क्वेश्चन आता है नेम द 5 कार्बन इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो 6 - 1 क्या आएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट ये स्टेप इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें पहली बार NADH बनता है। सो NAD+ से क्या बनेगा NADH/H+। ठीक है, तो ये स्टेप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस स्टेप को आप क्या बोल सकते हो, देखो NADH बन रहा है तो ऑब्वियसली NAD+ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कहीं से इसने हाइड्रोजन लिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन निकलने को ऑक्सीडेशन बोलेंगे और CO2 निकलने को क्या बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये स्टेप क्या हो गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। किस चीज का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और उससे क्या बना अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो ये जो स्टेप नंबर 3 है ये क्या हो गया बेटा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। और यहाँ पे NADH भी बनता है और यहाँ पे CO2 भी बनती है। ठीक है, तो पहली CO2 यहां निकल गई और पहला NADH भी यहां बन गया। फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन और फर्स्ट NADH का फॉर्मेशन दोनों आइसोसिट्रेट से होता है। नेक्स्ट, अब जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है इससे फिर से CO2 निकलेगी, वंस अगेन CO2 निकलेगी और वंस अगेन NAD का रिडक्शन होगा, मतलब एक बार फिर से NAD से NADH बनेगा। ठीक है, सो 2 बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, एक बार यहां पे एक बार यहां पे, दोबारा होगा NADH/H+। ठीक है, तो इस वाले को भी क्या बोलेंगे हम लोग स्टेप 4 को भी क्या बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो स्टेप 3 भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, स्टेप 4 भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। इसमें अल्फा कीटो ग्लूटारेट से अगर CO2 निकलेगी तो CO2 ऑब्वियसली 1 कार्बन की है और अल्फा कीटो ग्लूटारेट ऑब्वियसली 5 कार्बन का है, तो एक 4 कार्बन का ग्रुप बनता है। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सक्सिनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप सक्सिनिल ग्रुप। बेटा ये कितने कार्बन का होता है 4 कार्बन का, लेकिन सक्सिनिल ग्रुप एक तरह का एसाइल ग्रुप है और एसाइल ग्रुप का कैरियर कौन है कोएंजाइम है। तो ये कोएंजाइम में आएगा और फिर से सक्सिनिल को कैरी करेगा, तो सक्सिनिल से क्या बन जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम A। आपको याद होगा कोएंजाइम में 21 कार्बन का है और सक्सिनिल 4 कार्बन का है, तो सक्सिनिल कोएंजाइम में 25 कार्बन का इंटरमीडिएट हो गया विच इज लार्जेस्ट इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज द ओनली 5 कार्बन इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड सक्सिनिल कोएंजाइम इज द लार्जेस्ट इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल। इसका सक्सिनिल ग्रुप 4 कार्बन का है और कोएंजाइम में 21 कार्बन का है, सो टोटल ये मिलाकर के 25 कार्बन का है, लार्जेस्ट इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल यहां से शुरू हुआ एसिटाइलेशन से। सबसे पहले क्या हुआ नंबर 1 ऑक्सैलो एसीटेट के साथ एसिटिल ग्रुप कंडेंस हुआ, तो क्या बन गया सिट्रिक एसिड। यहाँ पे एंजाइम इंपॉर्टेंट है सिट्रेट सिंथेस और कोएंजाइम में फ्री हो गया और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल भी लगता है। नेक्स्ट सिट्रेट बनने के बाद इसका आइसोमेराइजेशन होता है, तो क्या बन जाता है आइसोसिट्रेट। स्टेप 3 में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यहाँ पे एंजाइम होता है आइसोसिट्रेट डाइहाइड्रोजिनेज, तो वो ऑक्सीडेशन भी करता है और डीकार्बोक्सिलेशन भी करता है सिट्रिक एसिड का, उससे क्या बन जाता है 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है अब इसका एक बार फिर से ऑक्सीडेटिव, देखो NAD से NADH बना तो हाइड्रोजन निकली तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव और CO2 निकली तो डीकार्बोक्सिलेशन, तो क्या बना सक्सिनिल कोएंजाइम में। बेटा इसमें सक्सिनिल 4 कार्बन का है जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट से आया है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट 5 कार्बन, एक CO2 निकली, एक कार्बन निकला, कितना बचा 4 कार्बन, और इधर से आया हुआ कोएंजाइम में कैरी कर लेगा सक्सिनिल को, क्या बन जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम में। अब सक्सिनिल कोएंजाइम में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ इंटरमीडिएट, इसके बहुत सारे रोल है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन एनीवेज सक्सिनिल कोएंजाइम में से एक एसिड बनता है जिसको बोलते हैं सक्सिनिक एसिड या फिर सक्सिनेट। ठीक है, सक्सिनेट, और सक्सिनेट ऑब्वियसली
4 कार्बन का होता है, इस प्रोसेस में कोएंजाइम में फ्री हो जाता है। कोएंजाइम में क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। और बेटा ये प्रोसेस एक्सर्गोनिक है और इसमें जीटीपी बनता है। जीटीपी बनता है, तो मैं यहां बना के दिखा रहा हूं। इस प्रोसेस में क्या बनता है? जीडीपी और आईपी से जीटीपी बनता है। और बेटा जीटीपी से ही क्या बन जाता है? एटीपी बन जाता है। तो एडीपी कन्वर्ट्स इनटू एटीपी। इसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। और जीटीपी के बनने को हम लोग बोलेंगे ऑब्वियसली सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो स्टेप है, जो फोर्थ स्टेप था वो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है, लेकिन जो फिफ्थ स्टेप है वो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो देखो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जीडीपी और आईपी से मिलके जीटीपी बनता है और जीटीपी फॉस्फोरिल एक्सचेंज करके एडीपी से एटीपी बनाता है। तो अल्टीमेटली इस स्टेप में एटीपी बनता है। बेटा जीटीपी से एटीपी बनने को कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं और जीडीपी आईपी से जीटीपी बनने को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते, एसएलपी बोलते, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। आई होप आप ग्लाइकोलिसिस से लेक्चर्स को देखते आए हो, तो ये पॉइंट आपको डिटेल में हम लोगों ने पहले ही कवर किया है कि जब मेटाबॉलिक रिएक्शन में फॉस्फोरिल जुड़ता है, एनर्जी रिच कंपाउंड बनता है, एनर्जी करेंसी बनती है, तो इसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सक्सिनिल कोएंजाइम में से क्या बना? सक्सिनिक एसिड। अब क्या होता है बेटा? देखो अभी तक जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं ये सारे रिएक्शन मैट्रिक्स में हुए। कहां हुए? मैट्रिक्स में। लेकिन अब जो रिएक्शन होगा ये रिएक्शन का साइट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। देखो सक्सिनेट से क्या बनेगा? फ्यूमेरेट बनेगा। ठीक है, सक्सिनेट से क्या बनेगा? फ्यूमेरेट बनेगा। ठीक है, तो सक्सिनेट से क्या बन रहा है? देखो फ्यूमेरेट बन रहा है। ठीक है, फ्यूमेरेट भी 4 कार्बन का है, सक्सिनेट भी 4 कार्बन का है। इसमें डबल बॉन्ड बन जाती है फ्यूमेरेट में और हाइड्रोजन निकल जाती। तो इस रिएक्शन में FAD बनता है। क्या बनता है? FAD से FADH2 बनता है। सो FAD से FADH2 बनता है। FAD से FADH2 बनता है। देखो क्रेब्स साइकिल के सारे रिएक्शन मैट्रिक्स में हो रहे हैं। ये मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स में हो रहा है। लेकिन क्रेब्स साइकिल का ये जो रिएक्शन है इसका एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और ये कहां होता है? ये इनर मेम्ब्रेन पे होता है, कॉम्प्लेक्स 2 पे होता है। ठीक है, सो ऑल रिएक्शंस ऑफ क्रेब्स साइकिल अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बट ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इनटू फ्यूमेरेट अकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एट कॉम्प्लेक्स 2 व्हिच इज कॉल्ड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां होता है? ठीक है, तो इसके बारे में एक पॉइंट याद रखो कि ये जो रिएक्शन है जिसको आप बोल सकते हो रिएक्शन नंबर 6, ठीक है, या फिर इसको आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट, ये कहां होता है? अकर्स एट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। All other reactions occur in matrix, but oxidation of succinate into fumarate occurs in inner mitochondrial membrane. ठीक है, अब नेक्स्ट एक रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमेरेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनना। ठीक है, तो फ्यूमेरेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनेगा। ठीक है, लेकिन उसके बीच में पहले एक मैलेट बनेगा। तो फ्यूमेरेट में पहले वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, हाइड्रेशन होगा, फ्यूमेरेट में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। ठीक है, और इससे क्या बन जाएगा? मैलिक एसिड बन जाएगा, जिसको हम लोग मैलेट बोलते हैं, मैलेट। ठीक है, यहां पे एंजाइम होता फ्यूमेरेज जो फ्यूमेरिक एसिड में फ्यूमेरेट में वाटर जोड़ता है। तो ये वाला हाइड्रोक्सी एसिड है मैलेट, ये 4 कार्बन का, 4 कार्बन के फ्यूमेरेट से 4 कार्बन का मैलेट बना। ये डबल बॉन्ड वाला है, इसमें वाटर जुड़ा तो हाइड्रोक्सी एसिड बन गया। ठीक है, लास्ट वाला जो स्टेप है उसमें मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनता है। मैलेट से क्या बनता है? लेट मी गेट रिड ऑफ O AA। ठीक है, तो मैलेट से क्या बनता है? ऑक्सैलोएसीटेट बनता है।
तो ये जो मैलेट है, ठीक है, इसमें हाइड्रोक्सी एसिड है और ये कीटो एसिड है बेटा। ऑक्सैलो एसीटेट कैसा एसिड है? कीटो। और मैलेट कैसा एसिड है? हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो ऑब्वियसली इससे हाइड्रोजन निकलेगी तभी बनेगा हाइड्रोक्सी से कीटो। उसमें ऑब्वियसली NaDH बनता है। तो ये वाले स्टेप में भी क्या बनता है? NaD प्लस से NaDH/H+। ठीक है, और यहां पे एंजाइम होता है बेटा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, MDH, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इस वाले स्टेप में भी NaDH बनता है। अगर आप देखो तो मैं एक एक करके स्टेप वाइज बता देता हूं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले यहां से शुरू हो रहा है क्रेब्स साइकिल। तो क्या हो रहा है? सबसे पहले ऑक्सैलो एसीटेट में एसिटिल ग्रुप कंडेंस हो रहा है, तो क्या बन रहा है? एसिट्रेट। कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में विद ऑक्सैलो एसीटेट टू प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का है। सिट्रिक एसिड जो है ये जो बना है ये 6 कार्बन का है। ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये 4 कार्बन का है और एसिटिल ग्रुप ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में ये 2 कार्बन का है। सो 4 + 2 = 6। उसके बाद आइसोमेराइजेशन है। स्टेप 2 इज आइसोमेराइजेशन ऑफ सिट्रेट इनटू आइसोसिट्रेट। ठीक है, स्टेप 3 में ऑक्सीडेशन भी हो रहा और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा। सो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू प्रोड्यूस अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट अकेला 5 कार्बन का इंटरमीडिएट है क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, सो इट इज ओनली 5 कार्बन इंटरमीडिएट, बाकी सारे 4 कार्बन के, 6 कार्बन के। ठीक है, लेकिन ये वाला अकेला 5 कार्बन का। नेक्स्ट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट का सक्सेसिव फिर से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो यहां पे एक CO2 और निकल गई। इसकी वजह से क्या बनता है बेटा? लार्जेस्ट इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल सक्सिनिल कोएंजाइम है। ये लार्जेस्ट क्यों है? क्योंकि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से 4 कार्बन का ग्रुप आया सक्सिनिल, उसको 21 कार्बन का कोएंजाइम में एक्सेप्ट करके क्या बन गया? सक्सिनिल कोएंजाइम। तो ये जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट का डिहाइड्रोजनेशन है इसमें सक्सिनिल कोएंजाइम में बना। ठीक है, नेक्स्ट, सक्सिनिल कोएंजाइम में से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, सक्सिनेट बनता है, सक्सिनिल ग्रुप अलग हो जाता, कोएंजाइम में अलग हो जाता, और उस प्रोसेस में GDP IP से GTP बनता। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और GTP के साथ ADP फॉस्फोरिल एक्सचेंज करके कपलिंग रिएक्शन करके ATP बनाता है। ठीक है, और अगर आप नोटिस करो तो सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन होता है। तो ये वाला जो स्टेप 6 है ये ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट है। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं ये स्टेप 6 है। नेक्स्ट, सक्सिनेट से क्या बन जाएगा? फ्यूमेरेट। बेटा सारे रिएक्शन मैट्रिक्स में होते, लेकिन ये पर्टिकुलर रिएक्शन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है। कहां होता है? कॉम्प्लेक्स 2। एंजाइम का नाम क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट, फ्यूमेरेट से क्या बनेगा? मैलेट। कैसे बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल जुड़ के बनेगा, तो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है डबल बॉन्ड ऑफ फ्यूमेरेट पे, तो क्या बन जाता है? एल मैलेट बन जाता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। नेक्स्ट, ये हाइड्रोक्सी है और ये कीटो है। हाइड्रोक्सी से कीटो कैसे बनेगा? अल्कोहल से कीटोन कैसे बनेगा? हाइड्रोजन निकल के बनेगा। तो हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करता है? NAD, और क्या बन जाता? ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ मैलिक एसिड इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसका एंजाइम कौन है? इसका एंजाइम है ये जो 6th हो गया, ये वाला 7th हो गया, और जो 8th स्टेप है उसका एंजाइम कौन है? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। देखो कुछ एंजाइम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिट्रेट सिंथेज, ये NCERT में दिया है। नेक्स्ट, जैसे कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये वाला SDH, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोई एंजाइम याद होना हो, लेकिन ये 2 एंजाइम जरूर याद होना चाहिए, सिट्रेट सिंथेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सिट्रेट सिंथेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट एंजाइम है, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एंजाइम मैट्रिक्स में नहीं होता बल्कि इनर मेम्ब्रेन पे होता है। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स 2 भी बोलते हैं या फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑल एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बट वन एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन विच इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और याद होगा बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था, इसका इनिबिटर होता है मैलोनेट। मैलोनेट इज कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और कॉम्प्लेक्स 2। नेक्स्ट, तो ये जो TCA साइकिल अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसके एक राउंड में बेटा, एक राउंड में क्या बना? देखो 3 NADH बना, एक यहां बना
दूसरा यहां बना और तीसरा यहां बना। कितना NADH बना? 3 NADH बना। मैं इसको बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दे रहा, ठीक है। देखो, एक NADH, 2 NADH और 3 NADH। कितना NADH बना? 3 NADH बना। FADH2 कितना बना बेटा? एक बना, एक FADH2 बना। और ATP कितना बना? एक बना। सो एक राउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल में 3 NADH, एक FADH2 और एक ATP बनते हैं, ठीक है। अब याद रखो, सिर्फ इतना ही नहीं होता, क्योंकि एक ग्लूकोज पे 2 पायरुवेट बनते हैं, तो 2 बार लिंक रिएक्शन होगा, मतलब 2 एसिटिल कोएंजाइम में बनेंगे, ठीक है। और इससे क्रेब्स साइकिल कितनी बार होगा? 2 बार होगा। तो एक ग्लूकोज पे क्रेब्स साइकिल एक्चुअली 2 बार होता है, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, 2 पायरुवेट से 2 एसिटिल कोएंजाइम में बनेंगे, और ये साइकिल 2 बार होगा। लेकिन 1 राउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल में बेटा, 1 राउंड में, कहीं लिख लो, 1 राउंड ऑफ TCA क्रेब्स साइकिल के एक राउंड में क्या क्या बनता है? क्रेब्स साइकिल के एक राउंड में 3 NADH बनते हैं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के एक राउंड में एक FADH2 बनता है, ठीक है, और एक ATP बनता है। याद रखो, बनता GTP है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, लेकिन उसके कपलिंग रिएक्शन से ATP बनता है। और याद रखो कि एक ग्लूकोज से सबसे पहले यहां पे पायरुवेट जो 2 बने, इनसे 2 CO2 यहां निकल जाती है, ठीक है, और फिर 2 CO2 यहां और 2 CO2 यहां, क्योंकि ये 2 बार होगा तो 2 CO2 यहां निकलेगी और 2 CO2 यहां निकलेगी। सो एक ग्लूकोज से 6 CO2 बन जाती है। तो आज हम लोगों ने देखा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि क्रेब्स साइकिल एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का, जिसमें एक ग्लूकोज जो है वो 6 CO2 में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। फर्मेंटेशन में 6 CO2 नहीं बनती, लैक्टेट फर्मेंटेशन में CO2 ही नहीं बनती, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 CO2 और 2 एथनॉल बनता है पर ग्लूकोज। लेकिन क्रेब्स साइकिल में 2 CO2 लिंक रिएक्शन में बनती है और 4 CO2 क्रेब्स साइकिल प्रॉपर के 2 राउंड में बनती है। क्रेब्स साइकिल के एक राउंड में 3 NADH बनता है, एक FADH2 और एक ATP। और क्रेब्स साइकिल के 2 राउंड में which if you balance it for 1 molecule of glucose, तो क्रेब्स साइकिल का 2 राउंड होगा, उसमें 6 NADHs बनेंगे, 2 FADH2 बनेगा और 2 ATP बनेगा। तो क्रेब्स साइकिल एक हाईली एनर्जी प्रोड्यूसिंग पाथवे है। क्रेब्स साइकिल को आज हम लोगों ने सिंप्लीफाइड नाम देख करके समझ लिया, स्टेप का नाम याद कर लिया कि सबसे पहले सिट्रिक एसिड बन रहा है वो कंडेंसेशन है, नेक्स्ट सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बन रहा है वो आइसोमेराइजेशन है, आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है, CO2 निकल रही, NADH बन रहा, वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनिल कोएंजाइम में बन रहा, NADH बन रहा, CO2 बन रही, वो भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। सक्सिनिल कोएंजाइम में से सक्सिनेट बन रहा और इस प्रोसेस में GTP बन रहा, वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, और GDP फॉस्फोरिल ट्रांसफर कर रहा ADP को, ATP बन रहा, वो कपलिंग रिएक्शन है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन हो रहा, फ्यूमेरेट बन रहा, उसमें FADH2 बन रहा, वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, उसका इनिबिटर मैलोनिक एसिड होता है। वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं होता, बाकी सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे है। फिर देखा कि फ्यूमेरेट में डबल बॉन्ड होती है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता, फ्यूमेरेज एंजाइम से वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ तो एल-मैलेट बनता है। अब ये जो मैलेट है ये हाइड्रोक्सी एसिड है, इससे कीटो एसिड बनता है ऑक्सैलोएसीटेट, इसके अंदर भी NADH बनेगा, जो NADH+ विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैलिक एसिड के ऑक्सीडेशन से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा और इस तरह से रीजनरेशन हो जाएगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का। तो ये वाला क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ मैलिक एसिड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो आप देखो शुरू में क्या हो रहा है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड CO2 मतलब एसिटिल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके CO2 छुड़वा रहा है। नेक्स्ट फिर रीजनरेशन हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है बेटा? रीजनरेशन हो रहा है ऑक्सैलोएसिटेट का। तो कोई ऐसा बोल सकता है कि सक्सिनेट से ऑक्सैलोएसिटेट बनना, 4 कार्बन के सक्सिनेट से 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटेट बनना, ये रीजनरेटिव फेज है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड सबस्ट्रेट है और ये पाथवे सिक्लिकल है। किसी भी सिक्लिकल पाथवे में जरूरी है रीजनरेशन, क्योंकि फिर से तो ऑक्सैलोएसिटेट चाहिए ना, तो फिर से ऑक्सैलोएसिटेट चाहने के लिए अपने को यहाँ पे क्या हो रहा है? रीजनरेशन हो रहा है ऑक्सैलोएसिटेट का फ्रॉम सक्सिनेट, सो समवन कैन कॉल इट रीजनरेटिव फेज।
कितने NADH बन रहे हैं एक बार आखिरी बार? 3 NADH पर साइकिल। कितने FADH बन रहे हैं? 1 FADH पर राउंड ऑफ साइकिल, या फिर पर पायरुवेट, या फिर पर एसिटिल कोएंजाइम में। और कितने ATP बन रहे हैं? 1 ATP। लेकिन याद रखो बनता GTP है और उसके कपलिंग रिएक्शन से ATP बनता है। आई होप नोट्स बनाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।